हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी के इस क्लास में हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 ही कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो कि आपका पेपर 1 का हम लोग कर रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड ही कंटिन्यू होगा। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पिक रैट को समझा था कि पिक रैट क्या होता है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिक रैट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है क्या नहीं। स्कैफ फोल्डिंग, माइंड मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सब हमने देखा था, राइट। तो इस क्लास में आप जैसे कि प्रोफेसर बनने वाले हो, नेट का और जेआरएफ का एग्जाम का तैयारी हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमें कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, राइट। तो हम जब प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमको हमारा क्लास को मैनेज करना भी आना चाहिए। क्लास जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, कैसे स्टूडेंट से डील करना है, कैसे कोर्स से डील करना है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। सो दैट आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्टूडेंट का बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन ला सको, अपने क्लासेस में चेंजेस ला सको, किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्पस होता है, मेन एम होता है, उसको आप प्रॉपर तरीके से आप उसको कैसे फुलफिल करना वो बता सको। कब आपको पनिशमेंट देना चाहिए बच्चों को, कब आपको फेयर तरीके से कैसे डील करना है, वो आपका जनरल जनरल पॉइंट्स होगा इसमें आपका क्लास मैनेजमेंट में। ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्लास मैनेजमेंट में हमारा क्या क्या पॉइंट आता है। क्लास मैनेजमेंट अगर करना है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने का होता है। ठीक है। अब जैसे कि देखो, अगर आप देख रहे हो कि कोई स्टूडेंट आपका क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, और आप पढ़ा रहे हो लगातार, तो फर्स्ट पॉइंट होता है, या तो आप उसका सीट को चेंज कर सकते हो, आप उसका चेंज कर दो सीट, या फिर आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो, इमीडिएट एक्शन ले सकते हो, या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू, आप स्टॉप कर सकते हो अपना टीचिंग, स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, राइट। ये भी एक पॉइंट आप कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है जिसके हेल्प से आप अपना क्लास मैनेजमेंट कर सकते हो। आप प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हो आफ्टर क्लास, मतलब क्लास खत्म हो गया, बेल बज चुकी है, अब उसके बाद 5 मिनट रुक के समझा दिए, या फिर यू कैन टॉक टू पेरेंट्स, ठीक है, या फिर आप सेंसिटिव तरीके से डील कर सकते हो। तो ये सिंपल सिंपल जनरल पॉइंट्स था कि क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीज देखना होता है, क्या क्या फॉलो करना होता है। चलो, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपका एक हो जाता है इवालुएशन, एक हो जाता है असेसमेंट, और एक हो जाता है मेजरमेंट। ठीक है। इवालुएशन एक हो जाता है, असेसमेंट एक हो जाता है, मेजरमेंट। अब जैसे कि क्या क्या इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करना कि हाँ, क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। आपका एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे किससे है? ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इवैल्यूएशन का मीनिंग हुआ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, एक डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये देखने के लिए कि हाँ, आप अभी तक क्या अचीव कर पाए हो और क्या अचीव करना बचा हुआ है। तो इवैल्यूएशन इज नथिंग, जस्ट अ सिस्टमैटिक कलेक्शन। आप सिस्टमैटिकली हर चीज कलेक्ट करते हो, इंटरप्रेट करते हो, जो एविडेंस है उसको देखते हो, एंड आप एक जजमेंट प्रोवाइड करते हो विद अ व्यू ऑफ एक्शन। ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा पॉइंट था, इसमें क्या क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, ये देख लो आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हम इसमें इंटरप्रेट करते हैं, हम इवैल्यूएशन में जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, और अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, व्यू ऑफ एक्शन, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। दिस इज द इवैल्यूएशन का पूरा मतलब। अब देखो, इवैल्यूएशन तो समझ ले गए। अब मेजरमेंट होता है, असेसमेंट होता है, और इवैल्यूएशन होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मेजरमेंट है वही इवैल्यूएशन है, और जो इवैल्यूएशन है वही असेसमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, जब बात हो मेजरमेंट का, जहाँ कहीं भी मेजरमेंट की बात हो, तो मेजरमेंट हमेशा ही आपका नंबर्स में होता है। किसमें होता है? नंबर्स में, या फिर न्यूमेरिकल्स में।
दोनों सेम चीज है, हमेशा ये नंबर्स में होगा, मेजरमेंट हमेशा ही नंबर्स में होगा। जैसे थर्मोमीटर में आप मेजर करते हो अपना टेम्परेचर बॉडी का, ठीक है, 48, या फिर मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, या क्वेश्चन पेपर में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, 35 आउट ऑफ 40 मार्क्स, तो ये आपका मेजरमेंट कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। वही अगर मैं बात करूं असेसमेंट का, तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट आप डेटा को इंटरप्रेट करते हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेटा का इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, कि जो डेटा आपके पास है वो अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, या मॉडरेट है। तो ये हो गया आपका असेसमेंट करना। और इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन अभी जस्ट आपने देखा, इवैल्यूएशन मतलब होता है एनालाइज करना, कि डेटा कितना सही है कितना गलत है, मतलब ये हो जाता है आपका जजमेंट प्रोवाइड करना, कि अगर आपने मान लो आपने जो परफॉर्म किया एग्जाम में, तो आपका परफॉर्मेंस पुअर था, गुड था, या फिर एक्सेलेंट था, ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका इवैल्यूएशन। समझ में आ गया, फिर से बता दे रही हूँ, जहां कहीं भी बात मेजरमेंट की आए, मेजरमेंट मतलब होता है हमेशा उसमें नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। असेसमेंट का मतलब असेसमेंट आपका या तो अबव एवरेज था, या तो बिलो एवरेज था, या मॉडरेट था। और जब भी आपका इवैल्यूएशन की बात आए, तो इवैल्यूएशन हमेशा ही जजमेंट होता है। इट मीन्स कि या तो पुअर आपका परफॉर्मेंस रहा है, या फिर गुड परफॉर्मेंस, या फिर आपने बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सबसे वाइडर पार्ट इसमें से कौन सा होगा। आप एक चीज देखना, इवैल्यूएशन में आपका सब कुछ आ जाता है। एक बात बताओ, सबसे पहले आपको मान लो आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम आपका 100 मार्क्स का था। अब 100 में से लेट्स सपोज आपको 78 स्कोर किया है आपने, तो ये क्या हुआ आपका, ये मेजरमेंट का पार्ट हुआ, मेजरमेंट का पार्ट हुआ, क्योंकि जस्ट हमने पढ़ा नंबर्स आ गया, मतलब वो मेजरमेंट हो गया। अब मैंने बोला कि आपका परफॉर्मेंस एवरेज था, तो ये किसका पार्ट हो गया, एवरेज। जब मैंने वर्ड यूज किया, तो एवरेज इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एवरेज इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, ठीक है, ये किसका पार्ट हुआ, असेसमेंट का, ठीक है। अब मैंने बोला योर परफॉर्मेंस वॉज गुड, गुड, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये आपका इवैल्यूएशन का पार्ट हो गया, इवैल्यूएशन। अब एक बात खुद सोचो, कि जहां तक यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट किया, उसके बाद एवरेज आया, उसके बाद गुड, तो इवैल्यूएशन के अंदर क्या हम बोल सकते हैं, मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों आ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो सबसे वाइडर एरिया आपका, सबसे वाइड पार्ट कौन सा है, वाइड टर्म आपका इवैल्यूएशन है, उसके बाद आपका असेसमेंट आता है, एंड उसके बाद सबसे नीचे आपका आता है, सबसे नैरो पार्ट है आपका मेजरमेंट का, ठीक है, ये याद रखना। मैं ऐसे सर्कल बना रही हूँ, मेजरमेंट एंड दिस इज असेसमेंट, ये आपका असेसमेंट का पार्ट है, एंड ये आपका, हाँ, ये आपका इवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है, इवैल्यूएशन। ये डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आएगा कि सबसे वाइड वाइड कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका, इवैल्यूएशन का, और सबसे नैरो का कॉन्सेप्ट कौन सा है, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे नैरो का होता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको, क्लियर होगा यहाँ तक। हम क्या करते हैं मेजरमेंट में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कि आपको 100 में कितना मार्क्स आया, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। एवरेज में क्या होता है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपका 78 आया, सामने वाले पर्सन का 98 आया है, मतलब आपका परफॉर्मेंस एवरेज था। और गुड कर रहे हैं कब, जब हम कंपेयर करने के बाद हम आपका आपको एक फाइनल बता रहे हैं कि नहीं ठीक है, आपका परफॉर्मेंस वाज गुड। तो ना टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, इवैल्यूएशन का कुछ टाइप्स होता है। तो इवैल्यूएशन मतलब तो हम लोग समझ गए, इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, दैट इज जजमेंट, जजमेंट होता है। इवैल्यूएशन सबसे वाइडर पार्ट है। तो बेस अगर इसका देखा जाए इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन दो टेक्निक का होता है, एक हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक, और एक हो जाता है आपका क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव टेस्ट लिख लो, ठीक है। एक हो जाता है आपका इवैल्यूएशन फर्दर डिवाइडेड है क्वांटिटेटिव टेक्निक, एंड एक हो जाता है क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव।
अब जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करें, मतलब क्या हो रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। तो आपने रिटन एग्जामिनेशन में कितना आंसर्स दिया है, क्या हम उसको क्वांटिटी में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक का इवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव टेक्निक में कौन सा इवैल्यूएशन सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं? रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक में आएगा। समझ में आया? क्वांटिटेटिव टेक्निक में, जिसको हम लोग पेन और पेपर टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेक्निक में हम ये देख सकते हैं कि एज पर क्वेश्चंस आपने कितने आंसर सबमिट किए हैं, कितने आंसर सबमिट नहीं किए। तो क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका क्वांटिटेटिव होता है। चलो, ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन में क्या हम देख सकते हैं कि आपने 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 का आंसर किया है, 1 का आंसर नहीं किया है? एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो ओरल एग्जामिनेशन को हम लोग वाइवा भी बोलते हैं, वाइवा वॉइस भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट जो होता है। तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक में आएगा। थर्ड हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या हम देख सकते हैं कि हाँ, आपने कितने एक्सपेरिमेंट सही तरीके से किए, कितने एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन किया है, कितना एक्सपेरिमेंट में खुद का ब्रेन यूज किया है ना? तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव हो जाएगा। क्वांटिटेटिव मतलब ही होता है नंबर्स, राइट। तो जहां पे नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, वो आपका पूरा क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन हो जाएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब जैसे क्वालिटेटिव की बात है, अब एक बात बताओ, हमें स्कूल में टीचर ऑब्जर्व करके भी मार्क्स देती है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्वालिटेटिव में आ जाएगा। बिल्कुल। आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी ड्रेस क्लीन है या नहीं, आप रनिंग कैसा करते हो, आप लाइक नेल्स कैसे रखे, हेयर स्टाइल कैसा है, तो उस पर मार्क्स मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो वो आपका क्वालिटेटिव टेक्निक होगा, जो आपका क्वालिटी को बताता है। अब जैसे कि इंटरव्यू की बात करूं, तो आप जॉब में जब इंटरव्यूज देने जाते हो, तो टीचर जो एचआर होते हैं, आपको देख करके, आपको ऑब्जर्व करके, आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर्स रॉन्ग हुए, इसके बेसिस पे आपको बताती है कितना आपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रैक किया या नहीं क्रैक किया इंटरव्यू को। तो वो भी आपका क्वालिटेटिव टेक्निक हो जाएगा, क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाएगा। चेकलिस्ट सभी ने सबमिट किया होगा कभी ना कभी। चेकलिस्ट क्या होता है? ऐसे बॉक्स बना रहता है ऐसे करके, और यहाँ लिखा रहता है, आपको टिक करना होता है अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग। दैट इज द चेकलिस्ट। ठीक है। तो ये चेकलिस्ट भी आपका क्वालिटेटिव टेस्ट में कंक्लूड होगा, क्वालिटेटिव टेक्निक में कंक्लूड होगा चेकलिस्ट भी। अब जैसे कि रेटिंग करते हैं ना हम लोग, रेटिंग स्केल, गूगल पे रेटिंग करते हैं ना। कभी कोई रेस्टोरेंट जाओ, आपको रेटिंग करने को बोलते हैं, कोई ऐप यूज करो, आपको रेटिंग करने को बोलते हैं। तो ये सब का सब आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। आप एक चीज सिंपल समझो, जहां पे नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, वो आपका क्वांटिटेटिव। जहां पे नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं, वो आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। ये आपका इवैल्यूएशन के बेसिस पे डिफरेंस था। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फेज के बेसिस पे डिफरेंस, दैट इज फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे। फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, उसके बेसिस पे कितना डिफरेंस है ये देख लो। ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस आपका प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट हुआ। नेक्स्ट फॉर्मेटिव, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक, नेक्स्ट सबमिटिव, और अभी एक नया ऐड हुआ है, दैट इज इप्सेटिव। इप्सेटिव। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था कि हम सबको मार्क्स दे रहे थे, मार्क्स के बेसिस पे हम यहाँ पे ये कर रहे थे, मतलब हम जजमेंट के बेसिस पे कर रहे थे, राइट। इवैल्यूएशन का मतलब ही जजमेंट होता है, राइट। तो ये इस शीट में आप देखोगे, हम लोग जजमेंट के बेसिस पे बाइफरकेशन करते हैं, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। बट अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिफरेंस को समझेंगे, जिसमें से सबसे पहला यू कैन सी, सबसे पहला है आपका प्लेसमेंट। ठीक है। एंड उसके बाद है आपका फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट के बाद फॉर्मेटिव। ठीक है। फॉर्मेटिव के बाद यू कैन सी डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक। उसके बाद आपका सबमिटिव है, सबमिटिव, एंड लास्ट वन इज इप्सेटिव। इप्सेटिव, ये सब में हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जज नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। और ये सबका सब इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, ये सबका सब डिफरेंस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट, सॉरी, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट
इवैल्यूएशन। तो आपको ना इसमें एक वर्ड बहुत फेमिलियर लग रहा होगा कि हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट देना। इसमें एक कीवर्ड है, जैसे कि प्लेसमेंट होता है ना, जॉब का प्लेसमेंट लगता है, मीन्स आपका एंट्री बोलते हैं ना, जॉब में एंट्री हो रहा है, तो ये आपका एंट्री बिहेवियर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें आप ये देखते हो कि स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर वो सारे नॉलेज, स्टूडेंट के अंदर वो सारे नॉलेज, वो सारे स्किल्स है या नहीं जो आपको इस टास्क को करने के लिए चाहिए। ठीक है, उस एरिया में आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सको, उसको उसको हम कैसे जान सकते हैं? जब हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब हम एंट्री बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मतलब हुआ हम स्टूडेंट का नॉलेज और स्किल्स की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जो जरूरत है, जो नेसेसरी है उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करने से पहले आपको वो आना चाहिए। इवैल्यूएशन मतलब ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्या हम स्टूडेंट को कहीं पे एंट्री दिलाने से पहले उसका प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं? यस, प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि उसको कितना आता है, कितना नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं स्कूल में 5 स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे थे, मान लो आपका कहीं रीलोकेशन हुआ, आप कहीं और जाके शिफ्ट हुए, अब आप नेक्स्ट स्कूल में अपना नाम लिखाओगे। अब स्कूल में जो नाम लिखाओगे, इससे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, सो दैट वहां पे जान सके मतलब टीचर जान सके कि आपको 5 तक में कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है, एंड ये हम लोग समझ सके कि आप 6 स्टैंडर्ड में जाने के लिए सुटेबल हो या नहीं हो। तो क्या हम इसको एंट्रेंस एग्जाम भी बोल सकते हैं? यस, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम जैसा होता है। जब आप 10 के बाद स्कूल चेंज करते हो, अपना स्कूल कॉलेज चेंज करते हो 10 के बाद, उसके बाद जो 11 12 में नाम लिखाने के एंट्रेंस एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होता है तभी आपको एंट्री मिलती है 11 या 12 में। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होता है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को हम एंट्रेंस एग्जाम भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका एंट्री होने से पहले आपका प्रीवियस नॉलेज को चेक करना, दैट इज द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। वो क्या होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के हेल्प से टीचर जो है जान सकता है, टीचर जो है जान सकता है कि एक स्टूडेंट को कितना कुछ आता है, कितना कुछ नहीं आता है। इसका प्रीवियस नॉलेज के बारे में जान सकता है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में जान के ये पता लगा सकता है कि क्या ये बच्चा 6 स्टैंडर्ड में जाने के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो रोक दिया जाता है, नहीं तो फिर आगे कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के जैसा बिल्कुल ही होता है। सेकंड आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ना व्हाट इज दिस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जब भी बात करें तो आपको एक ही कीवर्ड इसमें याद रखना है। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग, फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग। अब एक बात सोचो कि आप अभी क्लास सेशन ले रहे हो, मान लो ये लाइव क्लास होता, आपको कुछ डाउट होता, चाहे मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना होता, मैं क्लास के बीच में पूछती, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये हमेशा ही इट इज ऑलवेज डन ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास हमेशा ही हम लोग फॉर्मेटिव करते हैं। ठीक है, बिफोर बिफोर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, LETION, कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कोर्स कंप्लीट होने से पहले हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ये फोकस करता है, ये जो प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस करता है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी आपको समझ में मतलब जो कुछ भी समझाया जा रहा है वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। और ये कैसे जान सकती है टीचर? ये टीचर जान सकती है आपसे क्वेश्चंस करके। आप क्वेश्चंस का सही आंसर दोगे मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप नहीं दोगे तो नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आपका फीडबैक भी होता है। ठीक है, फीडबैक भी होता है, सेम टाइम पे आपको फीडबैक दिया जाता है आपका सक्सेस या फेलियर के हिसाब से। अगर आप सही आंसर दे रहे हैं मतलब सक्सेस हुआ, अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं मतलब आप फेलियर हुआ। तो इसके हिसाब से टीचर दे प्रोवाइड यू द फीडबैक एंड आपको बताती है कि कैसे आपका क्लास जा रहा है। ठीक है,
इसमें अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात चले, अब एक बात बताओ, जब मैं आपकी फेलियर की बात कर रही हूँ, मान लो आपने आंसर नहीं सही दिया, तो मैं आपके एरर को भी रेक्टिफाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव का कुछ प्लस पॉइंट्स होता है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम में स्कूल में एग्जाम देते हो ना, तो स्कूल में एक फाइनल टेस्ट होता है जो एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, एंड ऑफ द सेमेस्टर। बट इससे पहले आपका वीकली टेस्ट होता है, राइट। वीकली टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हो जाता है, राइट। सबमिटिव टेस्ट हो जाता है, सबमिटिव नहीं, सॉरी, सबमिटिव तो एट द एंड होता है ना। तो वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, राइट। आपका क्वार्टरली टेस्ट हो जाता है, क्वार्टरली टेस्ट हो जाता है। तो ये सब जो टेस्ट है, जो आपका कोर्स का कंप्लीट होने से पहले जो ये सब टेस्ट दे रहे हो आप, ये सब का सब किसका एग्जाम्पल है? सबका सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है। मतलब ये हुआ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब कि आप मान लो अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड का एक लास्ट एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। बट ये लास्ट तक पहुंचने से पहले आपका जितना भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जितना भी एग्जाम हो रहा है, ये सब का सब क्या होगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। जिसके हेल्प से आप ये सब पता लगा सकते हो कि हाँ, आपको ये चैप्टर समझ में आया है या ये चैप्टर समझ में नहीं आया है। आपका अगर कहीं गलती है तो आपका एरर को रेक्टिफाई हो सके, रेक्टिफिकेशन मिल सके, टीचर उसको करेक्ट कर सके। अगर आपको कहीं आपका आंसर गलत लग रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सको। तो मतलब यहाँ पे फीडबैक भी होता है, बस यही कहने का मतलब है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब हुआ कि ये भी आपका ड्यूरिंग द क्लासेस ही होता है, ये वाला भी आपका ड्यूरिंग द क्लासेस ही होता है। बट आप पूछोगे मैम ये भी ड्यूरिंग क्लास, फॉर्मेटिव भी ड्यूरिंग क्लास, तो अंतर क्या है दोनों में? देखो, इसका जो कीवर्ड है ना, इसका कीवर्ड है आपका प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड प्रॉब्लम पे वर्क करना, दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आपको अपनी लर्निंग में, आपको सीखने में, ठीक है, आपको ये सेशन, ये क्लास को सीखने में जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज योर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। जितना भी पॉसिबल वेज है सो दैट आप ये लर्निंग को प्रॉपरली कंप्लीट कर सको एंड ये जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं इसको आप हटा सको, दिस इज नोन एज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ना, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइम पे जहाँ पे आपको कुछ रॉन्ग लग रहा है, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे आपको कुछ परेशानी फेस करना पड़ रहा है, तो उस टाइम आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो सकता है। तो वी कैन राइट कि इट इज डन एट any point where we find problem, where we find problem, ठीक है, we find problem, ओके। ये क्यों करते हैं? सो दैट आपको आगे जाके और प्रॉब्लम ना आए एंड समय रहते ही आप इम्प्रूवमेंट कर सको एंड जिस जिस एरिया में, जिस जिस फील्ड में आपको प्रॉब्लम है उस सबको आप इम्प्रूव कर सको, करेक्ट कर सको। तो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं सबमिटिव इवैल्यूएशन। फोर्थ पॉइंट, दिस इज सबमिटिव, सबमिटिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। तो एक तो हो गया ड्यूरिंग और एक और हो गया ड्यूरिंग, ठीक है। अब सबमिटिव क्या करता है? सबमिटिव हमेशा एट द एंड होता है, एट द एंड। जैसे कि आपका एनुअल एग्जाम, ठीक है, ये आपका या तो एंड में होगा या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपका सबमिटिव इवैल्यूएशन आता है, ठीक है। सबमिटिव इवैल्यूएशन की जब भी बात की जाए तो ये हमेशा याद रखना कि ये कभी भी होगा तो एट द एंड ही होगा। जैसे कि आपने 6th क्लास में अपना नाम लिखाया, बीच का जितना भी वीकली टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सब कुछ, ये सब का सब आपका फॉर्मेटिव में आ जाएगा। बट आपका जो एनुअल एग्जाम होगा, आपका जो एनुअल एग्जाम लिख लो या फाइनल एग्जाम लिख लो, ठीक है,
ये जो एट द एंड ऑफ द ईयर में होता है, जो डिसाइड करेगा कि आप पास हुए या फेल हुए, आपको 7 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपका पूरा ओवरऑल कोर्स का नॉलेज चेक करेगा, वो सबमिटिव इवैल्यूएशन का काम होगा। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन आपको ओवरऑल बताता है कि ओवरऑल आपका नॉलेज कितना था और आप आगे क्लास में जाने के लायक सुटेबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो सबमिटिव इज ऑलवेज डन एट द एंड। लास्ट बचा एक आपका इप्सेटिव असेसमेंट। चलो हो गया, IPSATIVE इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है देख लो। इप्सेटिव असेसमेंट की जब भी बात हो तो इप्सेटिव असेसमेंट में मान लो दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू, ठीक है। अब देख लो इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है। मान लो दिस इज यू, ठीक है, आपका 12 में मान लो नहीं 12 नहीं, मान लो आपने एक एग्जाम दिया, नेट का ही एग्जाम दिया, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम जब नेट का एग्जाम दिया, नेट जेआरएफ का, तो आपको सिर्फ नेट मिला, ठीक है। सेकेंड टाइम एग्जाम दिया, फिर भी आपको सिर्फ नेट मिला, ठीक है। थर्ड टाइम एग्जाम दिया, फिर भी आपको सिर्फ नेट ही मिला। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जरूर से सोचोगे कि मुझे हमेशा नेट ही क्यों मिला, मुझे जेआरएफ क्यों नहीं मिल रहा है। तो अपना करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से मैच करना, कंपेयर करना, मैच करना, कंपेयर करना इज नोन एज इप्सेटिव असेसमेंट, ठीक है। ठीक है, दिस इज द इप्सेटिव असेसमेंट, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या बोला कि मान लो ये राजू नाम का एक पर्सन है, ठीक है। अब ये राजू को फर्स्ट टाइम नेट आया, सेकंड टाइम भी नेट आया, थर्ड टाइम भी नेट आया। तो जब इसने 2020 में ये एग्जाम दिया, 2021 में ये एग्जाम दिया, 2022 में ये एग्जाम दिया, तो जब ये करंट परफॉर्मेंस को अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से खुद से कंपेयर करेगा, उसको हम लोग इप्सेटिव बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन, ठीक है, जब अपना परफॉर्मेंस को कौन सा परफॉर्मेंस को, अपने करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है प्रीवियस परफॉर्मेंस से, प्रीवियस परफॉर्मेंस से, तो वो आपका हो जाता है इप्सेटिव इवैल्यूएशन। समझ में आया? जब कोई भी इंडिविजुअल अपना करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा प्रीवियस परफॉर्मेंस से, सो दैट इज नोन एज इप्सेटिव परफॉर्मेंस, इप्सेटिव इवैल्यूएशन। ये क्यों करते हैं? हम ये चेक करने के लिए कि कहाँ हमसे गलती हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड देखो अब जैसे कि इस राजा को, राजा नाम तो नहीं, राजू, ठीक है, इसको देख लो, इसको अब जैसे कि मान लो इसमें ये चेक किया, इसको पता चला मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, मेरा रिसर्च अच्छा है, मेरा आईसीटी अच्छा है, हायर एजुकेशन अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, रिसर्च अच्छा है, आईसीटी अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम। तो पता क्या चल रहा है कि चलो ये इतना यूनिट तो मेरा अच्छा है, ये इतने सारे यूनिट मेरे अच्छे हैं, मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, मैं मैथ्स में लैग कर रहा हूँ, मैं और कहाँ लैग कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में लैग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ होते होते रह जा रहा है। तो यहाँ पे क्या ये अपना वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है? यस। तो इफ सेटिंग भी सेम होता है, ये आपको आपका वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आपको कौन से यूनिट में एडिशनल सपोर्ट चाहिए, कौन सा यूनिट का आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं, ये आप जान सकते हो इफ सेटिंग के हेल्प से, ठीक है। अब जैसे कि इफ सेटिंग में जो जैसे कि यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे भी कहाँ पे आपको एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये आप जान सकते हो। कौन सा एरिया आपका वीक है, वीक एरिया कहाँ है, आपका थ्योरी वीक है या फिर आपका लाइक प्रॉपर तरीके से आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो या फिर आप डेट्स याद नहीं रख पा रहे हो, ये सब आप इप्सेटिव एग्जाम के इप्सेटिव असेसमेंट में देख सकते हो। इप्सेटिव असेसमेंट में आपको पता लग पाता है।
जैसे कि ये जो वर्ड है ना IPSATIVE, इप्सेटिव में ही आपका जो IPS होता है ना, ये वाला वर्ड, इसका ही मतलब होता है, जैसे कि IPSE, इसका ही मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। और सेल्फ आप क्या कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब खुद का इवैल्यूएशन कर रहे हो। दिस इज आपका इप्सेटिव का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके, अब ये सारा इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं लास्ट में आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, सबका एक एक करके मीनिंग। अब जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, तो आपका EVALUATION, हाँ, इवैल्यूएशन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमेशा एंट्री बिहेवियर को चेक करने के लिए होता है। क्या? एंट्री बिहेवियर को, जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके जैसा होता है, जस्ट टू चेक योर प्रीवियस नॉलेज कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, इसके लिए हम लोग प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हमेशा ही याद रखना, ये हमेशा ही आपका ड्यूरिंग द क्लास होता है। क्लास जब चल रहा है, कोर्स जब चल रही है, उस समय आपका फॉर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबमेटिव पे। तो सबमेटिव नहीं, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप हमेशा कब करोगे? जब आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे इस कोर्स को पढ़ने में, समझने में, मार्क्स स्कोर करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, वो डायग्नोस्टिक होता है, और सो दैट आप वहां पे उस पर्टिकुलर यूनिट में इंप्रूवमेंट कर सको। सबमेटिव हमेशा ही एट द एंड होगा। सबमेटिव इवैल्यूएशन हमेशा ही एट द एंड ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ कोर्स, हमेशा ही एट द एंड ऑफ कोर्स होगा। एंड लास्ट जो बचा आपका इप्सेटिव, इप्सेटिव इप्सेटिव असेसमेंट जो होता है, इप्सेटिव असेसमेंट, ये हमेशा ही आपका क्या होता है? दिस इज द सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का आप इवैल्यूएशन करते हो, आप कंपेयर करते हो, COMPAR, कंपेयर करते हो करंट परफॉर्मेंस को, करंट परफॉर्मेंस को अपने अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से, प्रीवियस परफॉर्मेंस से, ठीक है, प्रीवियस परफॉर्मेंस से। सो दिस इज द इप्सेटिव। अब मैं बेस्ट एग्जांपल इसका आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपने मास्टर्स किया, मास्टर्स किया, तो मास्टर्स में आपको आ रहा है 60%, तो ये आपका प्लेसमेंट हो गया कि आपका एंट्री, आप एंट्रेंस जो होता है, प्रीवियस नॉलेज आपको पता चला 60% आप मार्क्स लाए हो, मतलब आप JRF का एग्जाम दे सकते हो। फॉर्मेटिव क्या होगा? जैसे कि आप ड्यूरिंग द क्लासेस आप YT की क्लास ले रहे हो, आपको कुछ डाउट हो रहा है, आप डाउट क्लियरिंग सेशन कर रहे हो, तो ये सब आपका फॉर्मेटिव में हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहा है तो आप मुझसे पूछ रहे हो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा डायग्नोस्टिक। आपका जो NTA एग्जाम लेगा, ठीक है, NTA जब एग्जाम लेगा तो वो हो जाएगा सबमेटिव, जो आपको बताएगा कि हाँ आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, या फिर आप आगे मतलब क्या करना है आपको, एट द एंड पूरा पता चल रहा है आपको, वो हो जाएगा आपका सबमेटिव, ठीक है। एंड जब आप अपने खुद के मार्क्स को कंपेयर करोगे, खुद के मार्क्स को चेक करोगे, तो वो हो जाएगा आपका इप्सेटिव। क्लियर है? तो ये हो गया प्लेसमेंट, ये हो गया आपका फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सबमेटिव एंड इप्सेटिव। ये सब का सब किसके बेसिस पे डिफरेंस था? ये सब का सब आपका डिफरेंस किसके बेसिस पे था? इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे। यस, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे था। ये देखो, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ये सारा डिफरेंस था, ठीक, मतलब डिफरेंस नहीं, सॉरी, बाइफर्केशन था, ठीक है। तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं, एंड मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड क्या यूज किया जाता है पता है? जितने बार भी क्वेश्चंस आए, आपको कीवर्ड, अगर आपका फॉर्मेटिव का क्वेश्चन है तो फॉर्मेटिव के क्वेश्चन में वो लाइक क्वेश्चन में ही वर्ड यूज कर देते हैं ड्यूरिंग, और जहां ये ड्यूरिंग वर्ड दिख गया मतलब वो फॉर्मेटिव ही होगा। अब जैसे कि मान लो डायग्नोस्टिक का पूछ दे रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक में वो हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम वर्ड यूज किया मतलब वो डायग्नोस्टिक ही होगा। सबमेटिव, सबमेटिव के लिए हमेशा ही दे यूज एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। अब ये हो जाता है आपका सबमेटिव। और इप्सेटिव का हो जाएगा, तो इप्सेटिव में आप याद रखोगे कंपेयर करना,
क्या कंपेयर करना, ठीक है। और बचा एक आपका प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट का भी मैं बता देती हूँ। प्लेसमेंट का हमेशा याद रखना कि ये आपका एंट्री या फिर आपका प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए होता है, प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए होता है, ठीक है, नॉलेज। ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे आ जाते हैं, नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे कितना डिफरेंस है। नेचर ऑफ रेफरेंस, REFERENCE, नेचर ऑफ रेफरेंस का बेसिस पे कितना डिफरेंस है ये देख लो। एक हो जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म, REFERENCED, नॉर्म रेफरेंस्ड, ठीक है। एक है आपका नॉर्म रेफरेंस और एक है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस। और एक हो जाता है CRITERION, क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस। अच्छा, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, आप ऊपर में ये जो वर्ड देख रहे हो नॉर्म, नॉर्म मतलब क्या होता है, नॉर्म्स मतलब हमने ये नॉर्म को ऐसे अगर मैं यहाँ पे अलग से लिख दूं, नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब क्या हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना तो पता है हमें कि नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। क्राइटेरियन मतलब क्या हुआ, हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है और क्राइटेरिया के बेसिस पे मार्किंग कर रहे हैं। अब देखो इसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि नॉर्म रेफरेंस को आप किससे कनेक्ट करोगे, एन फॉर नॉर्म, एन फॉर नेट का एग्जाम जो एनटीए लेता है। नेट का एग्जाम में क्या होता है, एनटीए का एग्जाम में क्या होता है, हमें परसेंटाइल दिया जाता है। एनटीए हमें क्या देता है, परसेंटाइल देता है। एंड परसेंटाइल की बेसिस पे ही हमें पता चल पाता है कि हमें नेट मिला है, जीआरएफ मिला है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट। सो ये ही आपका नॉर्म रेफरेंस हुआ। जैसे कि नेट के एग्जाम में जो मार्किंग होता है, किसी भी एक नॉर्म रेफरेंस एग्जाम का अगर मैं बात करूँ, नॉर्म रेफरेंस की अगर बात करूँ, तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, मार्क्स को क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, रेस्ट ऑफ द एग्जामिनीज से। जितना भी रेस्ट पर्सन, जितने भी रेस्ट स्टूडेंट, जितने बचे, सबने एग्जाम दिया होगा, तो सबके मार्क्स से आपके मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज आपका क्या हो गया, दैट इज आपका नॉर्म रेफरेंस। जो आपका एनटीए करता है, एनटीए करता है नेट के एग्जाम में आपके मार्क्स को, ठीक है, आपके मार्क्स को किससे कंपेयर करता है, रेस्ट पूरे पूरे स्टूडेंट से कंपेयर करता है, पता चलता है आपको कितना परसेंटाइल आया है, दैट इज आपका नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें एक इंडिविजुअल के मार्क्स को बाकी दूसरों के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है। यूजुअली आपको परसेंटाइल में बताया जाता है, जब आपका ज्यादा नॉलेज, ज्यादा स्किल्स चेक करना हो ना, तब हम लोग नॉर्म रेफरेंस को चेक करते हैं। आपका ओवरऑल पूरा स्टूडेंट्स में से आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो हम नॉर्म रेफरेंस में चेक करते हैं। बट आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया है, मतलब हमने प्रीसेट किया हुआ है, प्रीसेट मतलब किया हुआ, प्रीसेट स्टैंडर्ड, मतलब हमने पहले से ही कुछ क्राइटेरिया बना रखा है एंड उस क्राइटेरिया के बेसिस पे पता चल रहा है कि आपका मार्क्स कैसा आ रहा है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में या लिख सकते हो, आपका मेट्रिकुलेशन का मार्क्स, दैट इज आपका 10th का मार्क्स, उसमें पहले ही क्राइटेरिया सेट रहता है, राइट, कि अगर आपका परसेंटेज 60% के अंदर फॉल हो रहा है, दैट मीन्स आपका फर्स्ट डिविजन आया है, राइट। अगर आप 60 से नीचे जा रहे हो, 60% से अगर आपका मार्क्स नीचे जा रहा है, तब आप सेकेंड डिविजन में फॉल कर रहे हो, राइट। बट क्या हमारा नेट का एग्जाम में ऐसा कुछ रहता है क्राइटेरिया से, बिल्कुल नहीं रहता है, राइट। तो सीआरटी, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, सेकेंड वाला CRITERION, क्राइटेरियन REFERENCED, रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो कुछ भी परफॉर्मेंस हो रहा है, परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस, उसको हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को हम एक क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि वो फर्स्ट आया या सेकंड आया या थर्ड आया, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही स्कोर चेक कर रहे हैं एंड उसको हम किस में शो कर रहे हैं, परसेंटेज में शो कर रहे हैं,
परसेंटेज में। हमेशा याद रखना ये बात कि आपका नॉर्म रेफरेंस किस में होता है, परसेंटाइल में होता है, बट क्राइटेरियन रेफरेंस हमेशा ही आपका परसेंटेज में होता है। जैसे कि 10th का आपका मार्क्स, ठीक है, 10th का मार्क्स में क्या हुआ, एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि अगर आप 60% तक में आते हो देन आप फर्स्ट डिवीजन हो, अगर आप 60% से कम में आते हो देन आप सेकेंड डिवीजन हो, एंड उससे कम वाला तो मुझे पता नहीं है, वो आपका थर्ड हो जाता है, दैट मीन्स यू आर अ फेल, आपने फेल किया, ठीक है। तो पहले से ही क्राइटेरिया बना दिया गया है जिसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो दिस इज द नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस का सिंपल सा मीनिंग, ठीक है। अब देखो एक और टेक्निक है जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट टेक्निक बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट टेक्निक, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अब ये वाला चीज तो यहाँ ओवर हो चुका, दिस गॉट ओवर हियर ओनली। अब ये न्यू टर्म है दैट इज रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, बार बार कुछ चीज प्रॉम्प्ट करता है, दिखता है, पूछना, ऐसा हो गया, राइट। तो रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट ना एक टेक्निक है, दिस इज अ टेक्निक, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट इज अ टेक्निक, ठीक है, जो आपको एक फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस होता है कुछ, ठीक है, फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि किसको दिया जाता है, फ्लेक्स क्वेश्चंस किससे पूछते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट से पूछते हैं, है ना, स्टूडेंट से पूछते हैं, सो दैट वो अपना खुद का लर्निंग को शो कर सके। ये स्टूडेंट्स को दे रहे हैं टू शो, टू शो देयर लर्निंग, अब तक उनको कितना समझ में आया, कितना सीखने आया उनको, ये अगर हमें जानना है तो हम रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट का यूज हेल्प करेंगे, लेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट का हेल्प लेंगे, समझ में आया। अब जैसे कि मान लो आपने एक यूनिट कंप्लीट किया, ठीक है, एक यूनिट टीचर ने कंप्लीट कराया, यूनिट एक टीचर ने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, और सो दैट उसका वो आंसर कर सके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट यूनिट, दैट इज द रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, सिंपल, ओके। जैसे कि जैसे कि मान लो आपका कोर्स के नीचे जो क्वेश्चन रहता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना कोर्स के नीचे, यूनिट के नीचे, दैट इज ओनली द रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बाइफरकेशन पे, जो पर्पस के बेसिस पे होता है। जैसे कि अभी तक हमने किसका किसका देखा, एक आपका इवैल्यूएशन का देखा, एक इंस्ट्रक्शंस का देखा, और एक आपका मार्किंग का बेसिस पे था, और एक क्या था, नेचर ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है, और नेचर ऑफ रेफरेंस और ये इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, हाँ। तो अभी हमने नेचर ऑफ रेफरेंस भी देख लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे पर्पस के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के बेसिस पे कितने बाइफरकेशन है ये देख लो। अकॉर्डिंग टू पर्पस यू आर हैविंग द 4 बाइफरकेशन। एक हो जाता है अगेन डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक हो जाता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एक हो जाता है आपका अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, और एक हो जाता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये किसके बेसिस पे है, पर्पस के बेसिस पे। सबसे फर्स्ट आपका हो जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, पर्पस के बेसिस पे फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट के बाद यू विल गेट टू सी एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड लास्ट वन इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अब ये किसके बेसिस पे है, पर्पस के बेसिस पे है। अब ये सबका मीनिंग देख लेते हैं। अब जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कब लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, वो आपका डायग्नोस्टिक लर्निंग था और ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम तब लेते हैं, ये आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपका एरिया ऑफ लर्निंग क्या हुआ है, एरिया ऑफ लर्निंग को जानने में हेल्प करता है, जिसमें आपको
लाइक लर्नर को जानना होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ये आपको कवर करता है सारे एरियाज को, एंड आपका पूरा लर्निंग क्या हुआ है ये जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, देखो एप्टीट्यूड टेस्ट ये बेसिकली आपका आइडेंटिफाई करता है टैलेंट, आपका पोटेंशियल टैलेंट, आप कितना कर सकते हो, आपका पोटेंशियल टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब किसी एक इंडिविजुअल का पूरा टैलेंट, पोटेंशियल टैलेंट मतलब समझ रहे हो ना कि पोटेंशियल टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका थर्ड वन इज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हमेशा ही आपका अचीवमेंट कब होता है, हमारा अचीवमेंट हमें कब पता चलेगा, जब हमारे पास हमारा डिग्री होगा तब हमें हमारा अचीवमेंट पता लग पाएगा। तो अचीवमेंट टेस्ट हमेशा ही आपको क्या लग रहा है एंड में ही होता होगा, एंड ऑफ कोर्स एंड में ही होता होगा सबमिटेड के जैसा। और ये टिपिकल आपका अचीवमेंट को बताता है कि आपने नेट क्लैरिफाई मींस क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, वो आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, आप जेआरएफ का डिग्री अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, दैट इज ओनली अचीवमेंट टेस्ट। लास्ट हो गया आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या बताता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, आपको मैंने मान लो 3 घंटा दिया, आपको एक टाइम दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया, 3 घंटा दे दिया, और 3 घंटा में मैं ये देखूंगी कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया कि आपका, मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअल में, मैं आपकी एबिलिटी चेक कर रही हूँ उस पर्टिकुलर गिवन टाइम ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में आपका एबिलिटी कितना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे कि 3 घंटा मैंने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया और आपने सिर्फ और सिर्फ मान लो जैसे कि 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपका एबिलिटी कितना है सॉल्व करने का, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपका वो प्रोफिशिएंसी बताता है, तो दैट इज नोन एज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट एरिया पे वर्क करता है, एप्टीट्यूड आपका पोटेंशियल बताता है, आप कितना कर सकते हो। अचीवमेंट जो है एंड ऑफ द कोर्स, एंड प्रोफिशिएंसी आप कितना प्रोफिशिएंट हो। आप जब फॉर्म वगैरह भरोगे तो आपसे पूछता है ना इंग्लिश में आप कितना प्रोफिशिएंट हो, आप फ्लुएंट स्पीकिंग कर लेते हो या अटक अटक के बोलते हो, राइट। दैट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका आगे और कुछ बाइफरकेशन है, दैट इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, और एक हो जाता है आपका टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। ठीक है, क्या क्या लिखा मैंने, एप्टीट्यूड टेस्ट का आगे और दो बाइफरकेशन है, एक हो गया मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और एक हो गया टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। ठीक है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब जैसे कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ये किसका बाइफरकेशन है, दिस इज द बाइफरकेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट का है। ठीक है, अब जैसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करूं तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम आप इतना रोटी खा सकते हो, मैक्सिमम आप कितने पेपर्स लिख सकते हो, आपने बोला मैक्सिमम मैम मैं 10 पेपर लिख सकता हूँ, मतलब इतना आप कर सकते हो। मतलब इस टेस्ट के हेल्प से हम किसी पर्सन का लिमिट को जान सकते हैं, कि आपका मैक्सिमम लिमिट क्या है। इस मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट को डिजाइन किया गया है इस प्रकार से कि हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का लिमिट जान सके, मैक्सिमम लिमिट जान सके, नॉलेज का बोल लो या फिर एबिलिटीज का बोल लो, हम इसमें प्रॉपर तरीके से आपका मैक्सिमम लिमिट जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट का, तो ये हो गया 2 टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है? आपका बिहेवियर की बात हो रही है, आपकी पर्सनालिटी की बात हो रही है। जब कभी भी आपका पर्सनालिटी का बात हो, जब कभी आपका बिहेवियर का बात हो, ठीक है, बिहेवियर हुआ, आपका एटीट्यूड का बात हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट का बात हो, तो वो कौन सा टेस्ट हो जाता है? वो टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट हो जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, और आप एंग्री रिस्पॉन्स कर रहे हो या बहुत हैप्पीली रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये आपके पर्सनालिटी को शो करता है, आपके बिहेवियर को शो करता है, आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट को शो करता है। तो टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आपके रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट का मीनिंग। क्लियर है? ओके, अब हम आ जाते हैं, ये आपका था किसके बेसिस पे? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड कितने बाइफर्केशन है? अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपका दो ही है, एक हो जाता है आपका डायरेक्ट ग्रेड और एक हो जाता है आपका इनडायरेक्ट। ये बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रेड यू आर हैविंग टू, वन इज योर डायरेक्ट ग्रेड एंड वन इज योर इनडायरेक्ट ग्रेड। 1 मिनट, हाँ, वन इज योर डायरेक्ट ग्रेड, वन इज इनडायरेक्ट ग्रेड, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जब कभी भी आपको ग्रेडिंग की बात आए, ग्रेडिंग मतलब क्या होता है? आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, A+, B+, F, E, C, O, है ना, ग्रेड होता है। तो ग्रेड जो है ना, ये आपका डायरेक्ट ग्रेड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ग्रेड भी हो सकता है। जब कभी भी हम डायरेक्ट ग्रेड की बात करें, ठीक है, डायरेक्ट ग्रेड की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि सिंपल आपको आपका मार्क्स आया, ठीक है, आपको डायरेक्टली उसको ग्रेड में दे दिया जा रहा है कि आपका अगर मान लो 90 आया तो आपको A+ दे दिया जा रहा है, आपको 50 आया तो आपको C दे दिया जा रहा है। दिस इज सिंपल, ये वाला हो गया आपका डायरेक्ट ग्रेड। हाँ ठीक है, डायरेक्ट ग्रेड। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेड क्या होता है? इनडायरेक्ट ग्रेड में होता है कि आप क्या करते हो इसमें, इनडायरेक्ट ग्रेड में, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप परफॉर्मेंस को देखोगे, पर्टिकुलर पर्सन का परफॉर्मेंस को देखोगे, ठीक है, जो कि मार्क्स में आया हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद उसको आप लेटर में ट्रांसफर करोगे। लेटर में ट्रांसफर करोगे मतलब या तो ए दोगे या तो A+ दोगे, लेटर में ट्रांसफर किया। उसके बाद अलग अलग मोड से उसका लाइक ये स्कोरिंग करोगे, ठीक है, दैट इज योर इनडायरेक्ट ग्रेड। अब ये अलग अलग मतलब क्या? एक हो जाता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और एक हो जाता है आपका रिलेटिव ग्रेडिंग, ठीक है। क्या लिखा मैंने? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और एक हो जाता है रिलेटिव ग्रेडिंग। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली आप उनको ग्रेडिंग दोगे। यहाँ पे क्या डायरेक्ट ग्रेड दे रहे हो, यहाँ इनडायरेक्टली ग्रेडिंग आप दोगे। एक हो जाता है एब्सोल्यूट और एक हो जाता है आपका रिलेटिव। जब आपका एब्सोल्यूट की बात हो तो एब्सोल्यूट मतलब हुआ कि आप पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड बना के रखा है आपने, प्री कुछ स्टैंडर्ड आपने सेट करके रखा है, उसके बेसिस पे आप मार्किंग कर रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे आप मार्किंग कर रहे हो। जैसे कि आपने एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ HE। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि जो भी बच्चा का 75% एंड 75% से अबव आएगा, इसको वी विल प्रोवाइड फर्स्ट डिविजन। फर्स्ट डिविजन, ठीक है। जिस भी बच्चे को 60% से या फिर 60% या फिर 60% लेस, 60% से लेस आएगा, लेस देन 70%, देन इन दैट केस हम लोग इसको सेकेंड डिवीजन देंगे। तो ये क्या हुआ, मैंने एक पहले से क्राइटेरिया बना लिया। तो दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। अब जैसे कि मान लो किसी का आया बिलो 30%, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री। आपके रिजल्ट में ऐसे लिखा रहता है, आपने कभी देखा होगा ध्यान से, रिजल्ट में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इसको बोलते हैं। वेराज रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है? रिलेटिव ग्रेडिंग मतलब हुआ, रिलेटिव ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है? इसमें जनरली हम
पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। ये सब तो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन हुआ, मान लो मैक्स टू मैक्स 50 स्टूडेंट के बीच का एग्जामिनेशन हुआ। बट पब्लिक ग्रेडिंग इज पब्लिक सॉरी रिलेटिव ग्रेडिंग इज पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें आपका परफॉर्मेंस जो है ना, जिसमें आपका परफॉर्मेंस ये पूरा ग्रुप से कंपेयर किया जाता है, जो हम इसको बोल सकते हैं लाइक अभी नॉर्म और क्राइटेरियन का हमने पढ़ा ना, नॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेडिंग ऑन कर्व भी बोलते हैं इसको, रिलेटिव ग्रेडिंग को इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडिंग ऑन कर्व, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो आप यहाँ फॉल कर रहे हो, आपका मार्क्स यहाँ पे आ रहा है, तो आपके मार्क्स को यहाँ से भी कंपेयर किया जाएगा, यहाँ के बच्चों से भी कंपेयर किया जाएगा, देन वी विल गेट नो कि आप यहाँ पे फॉल करते हो। दिस इज द रिलेटिव मतलब मैं दूसरों से कनेक्ट करके आपको मार्क्स का ये देख रही हूँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So this is the relative grading. चलो ये सब तो हो गया। चलो अब हम लोग आगे अभी थोड़ा डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये हायर एजुकेशन का भी पार्ट है, तो इसको हम लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे भी मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगी, ठीक है। हायर एजुकेशन मतलब यहाँ पे हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव अब स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटल इनिशिएटिव in higher education, in higher education, higher education, ठीक है, in higher education, digital initiative in higher education। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं वो अभी हमें पढ़ने को है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं NMEICT पे। इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल नेशनल मिशन national mission on education, national mission on education through information and communication technology, through information and communication technology, TECHNOLOGY। समझ में आया? इसका फुल फॉर्म याद रखना इजी है, कैसे इजी है बता दे रही हूँ। आईसीटी का मतलब तो हम जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एन का मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हम लर्निंग जो हम बच्चों के अंदर कराना चाह रहे हैं वो हम आईसीटी के हेल्प से लर्निंग कराना चाह रहे हैं। और अगर हम आईसीटी के हेल्प से लर्निंग कराना चाह रहे हैं, डिजिटल मीडिया के हेल्प लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी के हेल्प से अगर हम एजुकेशन कराना चाह रहे हैं, तो क्या वो एजुकेशन कभी भी हो सकता है? तो अगर मैं यहाँ एनी टाइम लिखूँ तो चलेगा, एनीवेयर लिखूँ तो भी चलेगा, राइट। एनी टाइम एंड एनीवेयर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है NMEICT, that is National Mission on Education through Information and Communication Technology, जो ये बताता है कि हमें जो एजुकेशन करने का है दैट इज थ्रू विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, जो कहीं भी हो सके, कहीं से भी हो सके। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो है इनका कंटेंट जनरेट करने का, कंटेंट जनरेशन पे दे वर्क, ठीक है, एज वेल एज इनका कनेक्टिविटी to access devices for institution and learners, ठीक है। तो कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस मतलब डिवाइस से कनेक्ट करना, फॉर किसके लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए एंड लर्नर के लिए। तो ध्यान से सुनना, NMEICT के बारे में बता रही हूँ। NMEICT दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका इज गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, आईसीटी के हेल्प से होगा। और अगर ये आईसीटी के हेल्प से हो रहा है तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। इनका मेन एम है कंटेंट जनरेट करना और कनेक्टिविटी करना, एक्सेस ऑफ डिवाइसेस, कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस
किसके किसके लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए एज वेल एज लर्नर के लिए। ठीक है, तो इसका देखो अभी अभी हमने जो पढ़ा वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही। तो NMEICT ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है, ये हमें एक बार इसको ना सर्च करके आपको दिखाती हूँ। ये है, ठीक है, तब तक अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा थोड़ा खुल गया है, यहाँ स्वयं कोर्स भी स्टार्ट हो गया है जून 2020 से, ठीक है। अच्छा ये NDL के बारे में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नो नो ये NMEICT का ही है पेज। ओके, कहीं तो अबाउट लिखा, हाँ अबाउट अस, NMEICT। अच्छा ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके चलो वो छोड़ो। वन इंडिया वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओके ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए। NMEICT, National Mission on Education through ICT, that is NMEICT, NMEICT, National Mission on Education through Information and Communication Technology। ये जो है ये इन ठीक है, टू लीवरेज द पोटेंशियल ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सो दैट सभी ही लर्नर्स को जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कभी भी और कहीं से भी मोड में वो अपना लर्निंग प्रोसेस कर सके। ये दिस इज एक्सपेक्टेड कि इसके वजह से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो 5% पॉइंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। मिशन लॉन्च किया गया है 2009 में, ठीक है, बाय द इनिशिएटिव ऑफ MHRD, जिसको हम लोग MOE भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव सीमलेसली प्रोवाइड करना क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, कंटेंट भी वर्क करता है, और साथ ही साथ किसको, टू एलिजिबल एंड विलिंग लर्नर्स इन इंडिया। गोल क्या है कि एड्रेस करना सारा ही एजुकेशन और लर्निंग रिलेटेड नीड्स किसका, स्टूडेंट और साथ ही साथ टीचर्स का, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करना, एम्फेसिस प्रोवाइड इस पे जोर देते हुए, ICT पे जोर देते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस पढ़े हैं ये एनी टाइम और एनीवेयर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो ICT ऑब्वियस मल्टीप्लायर, ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक्सपेंशन हो सके और क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सके। मिशन ये भी जरूरत है कि हायर ग्रोथ हो सके हमारे इकोनॉमी का थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एंड प्रमोट करना नया और अपकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब देखो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है एजुकेशन का, वो क्या क्या है, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या क्या है एजुकेशन का, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, जो कि आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सारे ही हायर इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट में प्रॉपर अफोर्डेबल आपको डिवाइसेस स्टूडेंट को और टीचर्स को, सो दैट सभी को अच्छा हाई क्वालिटी ई कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके सारे ही लर्नर्स को इन द कंट्री।
NMEICT मोस्टली 3 एलिमेंट पे वर्क करता है। वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट जनरेशन पे वर्क करता है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है ऑलरेडी कि वो कंटेंट जनरेशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रोवाइड करना कनेक्टिविटी टू हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो कॉस्ट पे एसएस डिवाइस। एनएमईआईसीटी के अंदर आपको 419 यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन और सारे ही कॉलेज को पॉलिटेक्निक्स इन प्रोग्रेस एज वेल एज न्यू प्रोग्राम भी आ रहा है जिसको हम लोग कैंपस कनेक्ट जिसका नाम रखे, जो कि आपको हेल्प करेगा, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, यहाँ से तो हमें पता चला, थोड़ा बहुत हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्या था देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है NMEICT के बारे में, यहाँ पे भी वही बात देख लेते हैं। इट सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, जो गैप आ रहा है स्किल्स में एंड डिवाइसेस को यूज करने में टीचिंग एंड लर्निंग के लिए अर्बन एरिया में खास करके, जो कि रूरल टीचर्स लर्नर्स एंड हायर एजुकेशन डोमेन में, इन सब के लिए वर्क करना, सो दैट जो कोई भी पर्सन अगर डिजिटल इनिशिएटिव से अनटच्ड है, अभी तक उनको पता नहीं है, ठीक है, और अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी को, उन सबको हेल्प मिल सके। इसका मेन फोकस यही है, मेन फोकस जो है मिशन इंक्लूड एप्रोप्रिएट पेडागोजी फॉर ई लर्निंग और प्रोवाइड करना फैसिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड वर्चुअल लेबोरेटरीज देना, ऑनलाइन टेस्टिंग कराना, सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स सो दैट वो अपने लर्नर्स को गाइड कर सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टीचर्स को प्रॉपर वे में सो दैट वो न्यू मेथड्स के बारे में भी जान सके और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके एड्यूसैट का एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म का। ठीक है, यहाँ एक एनडीएल का भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही आपका एनएमईआईसीटी के बारे में और क्या हम लोग बोल पा रहे। देखो, इनिशिएटिव बाय, नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा इजीली। मेनली ये लोग आईसीटी के हेल्प से सब कुछ करना चाहते हैं, ई कंटेंट, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन टेस्टिंग, ऑनलाइन टीचर को अवेलेबल कराना सो दैट वो लर्नर्स को हमेशा हेल्प कर सके। इनका मिशन ही है कि जो गैप आ रहा है उसको दूर करना। और देखो, एनएमईआईसीटी प्रोजेक्ट जो है ना, इन्होंने सीईसी मतलब इन्होंने ई कंटेंट भी डेवलप किया है अब तक, ई कंटेंट ऑन 87 यूजी सब्जेक्ट के लिए, 87 यूजी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और सीईसी आपको प्रोवाइड करता है एक हाई क्वालिटी कंटेंट लर्नर्स को, और सब सब्जेक्ट में प्रोवाइड करता है। एक्सपर्ट्स जो है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा यूजी सिलेबस को कवर करते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईसी जो आपको कंटेंट दे रहा है, ये जो हम लोग यहाँ सीईसी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, सीईसी जो ई कंटेंट दे रहा है अब तक 87 यूजी सब्जेक्ट्स को कवर कर चुका है। और सीईसी ये जो है, ये आपका सारा ही जो हाई क्वालिटी कंटेंट जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट, ई कंटेंट। ठीक है, आपको इसमें ये मैक्सिमम ना 4 चीज का ध्यान रख रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स को फॉलो कर रहे हैं हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए। वो 4 क्वाड्रेंट आई बिलीव आपको एग्जाम में एक बार शायद पूछा भी गया है। क्या क्या है? प्रॉपर इनका टेक्स्ट रिसोर्सेज होना चाहिए। नेक्स्ट इनका क्या कॉन्सेप्ट मानना है कि विजुअल रिसोर्सेज होना चाहिए, विजुअल रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर वेब रिसोर्सेज होना चाहिए और सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज भी होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज भी होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज भी होना चाहिए। तो इसको ना हम लोग TVWS से भी याद रख सकते हैं। TVWS से क्या क्या देखो, T मीन्स टेक्स्ट रिसोर्सेज, V मीन्स विजुअल रिसोर्सेज, W मीन्स वेब रिसोर्सेज एंड S मीन्स सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज। तो ये सबको ये फॉलो कर रहे हैं NMEICT। फिर से बता दे रही हूँ, NMEICT आपका एक नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है,
जो बेसिकली नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन पे वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। इसका मेन एम है एनी टाइम एनीवेयर कोई कहीं से भी एक्सेस कर सके। ये होते हैं कंटेंट जनरेशन पर, कनेक्टिविटी एक्सेस डिवाइसेस सारे इंस्टीट्यूशन और लर्नर्स के लिए, रिसर्च के लिए भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब सीईसी जो है ना अभी तक ई कंटेंट प्रोवाइड करके रखे हैं 87 यूजी सब्जेक्ट का, और सीईसी जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इस बातों का ध्यान रखते हुए कि टेक्स्ट रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए, विजुअल रिसोर्सेज होना चाहिए, वेब रिसोर्सेज भी होना चाहिए और सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी फॉलो ऑन DBWS। ठीक है। अब देखो एक अव्यू है, अव्यू बोलो या ए व्यू बोलो, ठीक है, ए व्यू अव्यू, ये एक सॉफ्टवेयर है। अव्यू एक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है अंडर NMEICT ओनली, NMEICT, अंडर NMEICT ओनली। और ये अव्यू किसके लिए है? दिस अव्यू इज यूजुअली फॉर टीचर ट्रेनिंग। किसके लिए है? टीचर ट्रेनिंग के लिए है ये। ठीक है। अ व्यू इज फॉर टीचर ट्रेनिंग, याद रखना। अ व्यू एक सॉफ्टवेयर है, अ व्यू इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज अंडर NMEICT। एंड अ व्यू क्या है? अ व्यू एक टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। ये आपका बेसिकली नेशनल मिशन ऑन टीचर्स के लिए वर्क करता है। ये आपका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन प्रपोज्ड फॉर नेशनल मिशन ऑन टीचर्स। मतलब अव्यू किसके लिए है? बेसिकली ये टीचर्स के लिए ही है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंड लिस्ट के बारे में जानने का। एंड लिस्ट भी जो है ये भी आपका अंडर NMEICT है। एंड लिस्ट का फुल फॉर्म देख लो, NLIST, एंड लिस्ट। एंड लिस्ट क्या है? एंड लिस्ट इज नेशनल लाइब्रेरी, एंड फॉर अगेन नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर SCHOLARLY स्कॉलरी कंटेंट। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। अब जो ये एनलिस्ट है ना, एनलिस्ट, एनलिस्ट दैट इज नेशनल लाइब्रेरी की बात हो रही है। लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी में देयर इज बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स, राइट? तो एनलिस्ट में भी आपका लैक्स ऑफ ई बुक है, लैक्स ऑफ ई बुक्स आर देयर। ठीक है, लैक्स ऑफ ई बुक्स आर देयर, दैट्स व्हाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट लिखा हुआ है। और साथ ही साथ थाउजेंड ऑफ हाई क्वालिटी पेड ई जर्नल्स है, पेड है, ठीक है, पेड ई जर्नल्स भी है यहाँ पे, जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अब ये जो एनलिस्ट है ना, एनलिस्ट दिस इज ऑल्सो अंडर NMEICT, याद रखना। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ। अभी तक हमने दो पढ़ा है NMEICT के अंदर, एक अव्यू एंड एक एनलिस्ट। अव्यू जो है दैट इज फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड एनलिस्ट जो है जो कि एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जिसमें लैक्स ऑफ ई बुक्स एंड थाउजेंड ऑफ हाई क्वालिटी पेड ई जर्नल्स है, which is available for schools, colleges and universities। तो एनलिस्ट जो है ये आपका अंडर NMEICT ही फॉल करता है। ये प्रोग्राम है ऑफ इनविबनेस, आप ऐसे लिख सकते हो, NLIST। एनलिस्ट इज अ प्रोग्राम, Enlist is a program of INFLIBNET, but it falls under NMEICT। ठीक है, NMEICT के अंदर आता है, बट इट इज अ प्रोग्राम अंडर इन्फ्लिबनेट। अब ये इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी
नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ये भी लाइब्रेरी वो भी लाइब्रेरी, उसमें भी आपका लैक्स ऑफ बुक्स है एंड थाउजेंड्स ऑफ ई बुक्स है जो कि पेड जर्नल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है टू द मेड अवेलेबल टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। अब ध्यान से सुनना, ये जो एनलिस्ट है ना, ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल पे फॉलो करता है। एनलिस्ट का देयर इज थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स। एनलिस्ट का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स आर देयर, जो कि आपका क्या क्या है, वन इज एसेस, वन इज इक्विटी एंड वन इज क्वालिटी। इक्विटी एंड क्वालिटी, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एनलिस्ट का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या क्या है? एनलिस्ट का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल इज एसेस, वन इज इक्विटी एंड वन इज क्वालिटी। एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, दैट इज ए ई क्यू। और टीवीडब्ल्यूएस किसका था? टीवीडब्ल्यूएस था एनएमईआईसीटी का, जो कंटेंट जनरेशन होता है उसके लिए हमने टीवीडब्ल्यूएस किया है। यहाँ पे देख सकते हो सीईसी जो आपको हाई कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट रिसोर्सेज अच्छा होना चाहिए, विजुअल रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज। एंड यहाँ पे अगर एनलिस्ट की बात करें तो एनलिस्ट फॉलो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, 3 कार्डिनल इक्विटी 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो कि एजुकेशन पॉलिसी के लिए है, जो कि एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, जिसके हेल्प से सभी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करना प्रॉपर एक अच्छा लो कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी और साथ ही साथ पेड भी। तो एनएमईआईसीटी के अंदर ये सब तीनों था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एनपीटीईएल। तो सेकंड हमारा है एनपीटीईएल। एनपीटीईएल, अब ये एनपीटीईएल क्या है? दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी enhanced learning। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी enhanced learning। ठीक है, एनपीटीईएल। एनपीटीईएल ये आपका इनिशिएटेड, मतलब इसमें और 7 आईआईटीज आते हैं। एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, मीन्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग की बात हो रही है। एक मिनट, ठीक है। तो एनपीटीईएल जो है दैट इज द फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। इसमें टोटल 7 आईआईटीज आते हैं। 7 आईआईटीज आर देयर, दैट इज आईआईटीज मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वो 7 का नाम क्या क्या है? दैट इज बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की। ठीक है, ये पूरे 7 आईआईटीज है जो आपका एनपीटीईएल में आते हैं। ठीक है, 5 6 एंड 7। ठीक है, तो देखो ये समझ गए। अब एनपीटीईएल जो है ना, किस किस के लिए वर्क करता है? 5 डिसिप्लिन्स जो बोलते हैं इसके अंदर आइडेंटिफाई किया था। जैसे क्या क्या होता है, किस किस चीज के लिए दे वर्क फॉर सिविल इंजीनियरिंग। एक मिनट, मैं यहाँ से क्यों बता रही हूँ, मैं तो आपको डायरेक्ट शो भी कर सकती हूँ ना। तो
NPTEL, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, ठीक है, गुवाहाटी, रुड़की, इसमें आपका बैंगलोर भी आता है। इन 2003 it got added NPTEL। ये देखो, ये सारे यहाँ पे जितना भी मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सब का नाम ये देखो यहाँ पे लिखा है। ये देखो, ये सब तो चलो ठीक है, स्वयं फॉलोअर्स डाउनलोड करना हमें। वेलकम टू NPTEL। देखो यहाँ लिखा है ना, NPTEL इज अ प्रोजेक्ट ऑफ MHRD जिसमें इनिशिएटेड बाय 7 IIT along with IISCs, क्योंकि यहाँ पे साइंस का भी है, ठीक है। बैंगलोर इन 2003 टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम IITs, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक पॉइंट। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। ये देखो, जिसका भी नाम मैंने आपको वहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, ये सबका नाम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। 7 IITs एंड IIS के द्वारा जो है आपका इनिशिएटिव लिया गया है। दैट इज फर्स्ट वन इज दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। देखो यहाँ पे भी लिखा है IIT दिल्ली, कानपुर एंड खड़गपुर, लिखा है ना, दिल्ली, कानपुर एंड खड़गपुर, ठीक है। गुवाहाटी, रुड़की, मद्रास, IISC बैंगलोर, IISC बैंगलोर, ठीक है। दिस इज साइंस, ठीक है। तो ये सबका नाम आपका उस पे दिया है। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव बाय IITS एंड IISC फंडेड बाय MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फंडेड बाय MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके बारे में मुझे थोड़ा देखने दो। ये प्लस मोर है अबाउट अस। ये देखो, वन सेकेंड। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी है, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी लिखा है, आप कैसे कोर्सेज कर सकते हो, लोकल चैप्टर्स, पार्टनरशिप किसके साथ है, वर्कशॉप, लाइव सेशन, इंडस्ट्री, फैकल्टी, अदर इनिशिएटिव क्या क्या है, डोमेन सब के बारे में इनका दिया हुआ है। चलो ठीक है, इतना तो हमें नहीं जानना है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ अगर इसमें से कुछ आपको बताने लायक है तो मैं वही आपको इन्फॉर्म करती हुई हूँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्च करते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग, ठीक है, एक ही है। चलो मैं आपको लिख के समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या आपका देखा आपने अभी, और कि IITs एंड IIS सब है, ठीक है। इसका मेन बिल, इसका मेन किसके इसलिए वर्क करता है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका किसके किसके लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है एंड साइंस, कोर साइंस के लिए, कोर साइंस के लिए, ठीक है। फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड किया है अब तक इन्होंने, 600 वेब एंड वीडियो कोर्सेज इन्होंने दिया है, 600 वेब एंड वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड किया है, जो कि आपको सभी लाइक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, फिजिकल साइंस के, यूजी के स्टूडेंट, पीजी के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही साथ कुछ और वेब वीडियोस है, वेब कोर्सेज है जो आपको हेल्प कर सकता है। तो बस इतना ही है इसके बारे में। अब जो है स्वयं ये सब मैं आपको PDF कैसे समझाऊंगी, PDF मैं क्लास में लेके आऊंगी उसके साथ से, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना जो अभी तक पढ़ा, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो एंड मुझसे जान सकते हो, ठीक है, हेल्प किया जाएगा बिल्कुल। और बाकी कुछ अगर होता है तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।